Hello students, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in the video, we'll continue the same chapter, The Rise of Nationalism in Europe, and today's topic is Nationalism and Imperialism. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, I welcome you back in the video, and today's topic is Nationalism and Imperialism. राष्ट्रीयता और इम्पीरियलिज्म में साम्राज्यवादी है, जो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किंग रूल करते हैं ना, इम्पीरियल्स. So, by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century. 19th सेंचुरी के मतलब अंतिम चौथाई भाग में, यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, जो नेशनलिज्म का वह जो आदर्शवादी, यानी कि जो उसका एक आइडियोलॉजी के साथ जो चल रहा था, उदारवादी, मतलब उतना ज़्यादा उसका वैसा सेंटिमेंट्स है उनमें, उतने वैसे इमोशंस नहीं रहे जैसे कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में देखे गए थे नेशनलिज्म के मेंबर्स में. मतलब जो लोग जो ग्रुप में नेशनलिज्म के आइडियाज़ को ग्रो कर रहे थे, तो उनमें वो जो सेंटिमेंट्स थे जो पहले थे वो उतना ज़्यादा नहीं रह गए थे. बट बिकेम द नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स. बट उनकी जो काफ़ी जो संकुचित नैरो कहा जा सकता है कि जो संकुचित सिद्धांत, यानी कि जो प्रिंसिपल्स थे, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गए थे. जो उनके सिद्धांत थे या जो उनके जो उनके स्टेप्स थे या जो भी वो कोशिशें कर रहे थे, वो काफ़ी लिमिटेड रह गई थी. ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंस ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. इस पीरियड में या इस समय पर जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो काफ़ी बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंस. वो हमेशा मतलब वो बढ़ रहे थे और हमेशा वो तैयार रहते थे एक दूसरे के लिए. इवन कि वो हमेशा तैयार रहते थे कि वो वॉर में चले जाएं, मतलब एक दूसरे के लड़ते हुए भले ही वॉर में चले जाएं. द मेजर यूरोपियन पावर्स इन द टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम. अब जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, जो यूरोप की मेजर पावर्स थी, वो मोस्टली लोगों को मैनिपुलेट करती थी इन नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को. मतलब हमेशा जो नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रीयता की जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी, वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी, ताकि वो अपनी जो इम्पीरियलिस्ट यानी कि साम्राज्यवाद से रिलेटेड जो भी उनके उद्देश्य हैं वो उन्हें पूरा कर सके. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871. सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात थी या जो सीरियस सोर्स था वो नेशनलिस्ट के लिए टेंशन वाली जो बात थी, वो एक स्रोत था, वो 1871 के बाद उभर कर आया था यूरोप में. दैट वाज द एरिया कॉल्ड द बल्कन. एक स्टेट था या एक रीजन कहा जा सकता है यूरोप में, दैट वाज बल्कन. तो वो सबसे ज़्यादा टेंशन भरा था नेशनलिस्ट के लिए. क्यों? द बल्कन वाज अ रीजन, क्योंकि बल्कन एक ऐसा रीजन था जहाँ पर जोग्राफिकली, ठीक है, भौगोलिक रूप से, और एथनिक यानी कि उनके जो वैल्यूज़ थे उनमें काफ़ी सारे वेरिएशंस थी. कंप्राइजिंग, अगर उसको हम कंप्राइज़ करें, मतलब उसको अगर हम कंपेयर करें, तो बाकी जो मॉडर्न डेट जैसे आज के टाइम में जो रोमानिया है, बल्गेरिया है, तो इससे आधुनिक जो आज के टाइम में जो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना एंड स्लोवेनिया एंड सर्बिया है ना, और मॉन्टीनीग्रो आदि हैं, ठीक है. तो उसके कंपैरिजन में उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखी गई थी. हुज हैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन द स्लाव्स. और जहाँ यहाँ के जो लोग थे उन्हें आमतौर पर जो इन एरियाज़ के जो लोग थे उन्हें स्लाव पुकारा जाता था, स्लेव कहा जाता था. सो बल्कन, A large part of Balkan was under the control of the Ottoman Empire. जो बल्कन का जो स्टेट था, जो रीजन था, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, अंडर कंट्रोल था. द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. तो बल्कन क्षेत्र का जो काफ़ी जो बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. सो बल्कन के में जो रोमांटिक नेशनलिज्म की जो भावना या जो आइडियाज़ फैले थे, ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर के जब वो कब फैले थे, ज़्यादातर जब ऑटोमन एम्पायर को कब पूरी तरह से मतलब
जो ऑटोमन एम्पायर था वो लगभग ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसका कंट्रोल जब बल्कन से हट गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यानी कि डिसयूनाइटेड, तो ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो उस टाइम पर लोगों को ये बहुत ज़्यादा मतलब सहायता मिली थी कि जब वो एक एम्पायर से छूट गए थे तो वहाँ के लोग काफ़ी फ्री हो गए थे, और अब वो एक एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोट के रूप में हुआ था कि वहाँ के लोग अपनी लिबर्टी के लिए या अपनी नेशनलिज्म के लिए ज़्यादा सोच रहे थे। ऑल थ्रू द 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and internal reforms, but with very little success. इससे पहले जो मतलब 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था उसने मॉडर्नाइजेशन और कुछ ऐसे इंटीरियर इम्प्रूवमेंट किए थे और चाहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए या मॉडर्न बन जाए, बट वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक। One by one, its European subject nationalities broke away and from its control and declared independence। और एक तरह से एक एक करके एक के बाद एक जब जो यूरोप के अंडर में जितने भी जो भी स्टेट्स थे या रीजन थे, जब उन्होंने एक एक करके अपनी सब्जेक्ट नेशनलाइज ब्रोक अवे, उन्होंने यूरोप की मतलब जो लीडरशिप थी उसे मानने से इनकार कर दिया और उनके कंट्रोल से छूटकर अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट। द बल्कन पीपल based their claims for independence and political rights on nationally and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers। जो बल्कन पीपल थे उनका ये मानना था, उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो उनकी इंडिपेंडेंस थी और जो उनके राजनीतिक अधिकार थे और नेशनलिटी राष्ट्रीयता से रिलेटेड, सो यूज हिस्ट्री टू प्रूव, उनके जो उन्होंने अपने इतिहास में भी इन चीज़ों को देखा था कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंट हुए थे, मगर परिणाम स्वरूप उन्हें फॉरेन पावर्स के द्वारा यानी कि जो यूरोपियन पावर है उसके द्वारा से सीज़ कर लिया गया उनके इंडिपेंडेंस को या उनकी लिबर्टी को। Hence, the rebellious nationalities in Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence। फिर भी जो वहाँ के जो rebellious थे यानी कि जो विद्रोही लोग थे या जो विद्रोही नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अभी भी अपनी जो कोशिशें थी वो अभी भी कोशिश कर रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे ताकि वो अपने जो लॉन्ग लॉस्ट जो उनकी लंबे टाइम से जो इंडिपेंडेंस उनकी खो चुकी थी वो यूरोपियन से भी अपने आप को आज़ाद करवा सके। सो एज अ डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज़ स्ट्रगल्ड टू डिफाइन देयर identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict। तो जैसे जैसे जो स्लेव थे और उनके जो उनके नेशनलिस्ट ग्रुप थे या नेशनलिटाइज थे या नेशनल ग्रुप थे, ठीक है, उनको अपनी पहचान मिलने लगी और जो उनकी लिबर्टी थी, ठीक है, या जो उनकी फ्रीडम की जो डेफिनेशंस थी वो चेंज होने लगी, वो अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। द बल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। धीरे धीरे जो बल्कन था वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट तेज़ी से एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद का क्षेत्र बन गया। द बल्कन स्टेट्स वर fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the others। तो बल्कन एक ऐसा स्टेट बन गया था या एक ऐसी जगह बन गया था जिसे हर कोई ग्रैब करना चाहता था, हर कोई अपनी टेरिटरी को यानी कि अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था बल्कन से मिलाकर, ठीक है, कि वो बल्कन को अपने एरिया में मिलाना चाहता था। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कन ऑल्सो बिकेम द सीट ऑफ बिग पावर राइवलरी, क्योंकि और जो मैटर था वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब बन गया जब बल्कन ने बिग पावर राइवलरी यानी कि जो बड़ी पावर के स्टेट्स थे उनके आपस में ही वहाँ पर युद्ध होने लगे या दुश्मनी होने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as the naval and the military might। और इस टाइम पर ड्यूरिंग दिस पीरियड इस समय पर
देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर। उस टाइम पर एक जो युद्ध का जो कारण था, मतलब एक जो दुश्मनी थी लोगों में यूरोपियन पावर्स में, वो रिलेटेड थी ट्रेड, कॉलोनीज़ और नेवल और मिलिट्री माइट से। ठीक है, यानी कि उनको व्यापार भी करना था, कुछ सेटलमेंट भी करने, मतलब ये कॉलोनीज़ मतलब लोगों को सेटअप करना था, सेटलमेंट्स करने थे, और नेवल यानी कि थ्रू द शिप अपना व्यापार बढ़ाना था, और मिलिट्री पावर को भी बढ़ाना था। सो दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ बल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। और इन्हीं जो राइवलरीज थे, ठीक है, तो इन्हीं की वजह से जो प्रतिस्पर्धाएँ थी या लोगों का एक कंपटीशन था, तो बल्कन में इन्हीं सब की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। ईच पावर, ऐसी हर पावर, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगरी, तो ये सभी यूरोपियन पावर्स थी। ठीक है, और वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ द अदर पावर्स ओवर द बल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर द एरियाज, एंड दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ द वॉर इन द रीजन और फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो जितनी भी पावर्स थी, रशिया, जर्मनी, यानी कि पूरे जो यूरोपियन पावर्स थी, वो आपस में ही लड़ रही थी। वो चाहती थी कि ये सारी पावर्स ये चाहती थी कि वो बाल्कन पर अपना कब्ज़ा जमाए, और वहाँ पूरी तरह से हर कोई अपने एरिया को बाल्कन से रिलेटेड, मतलब उनको बाल्कन से एक्सटेंड करना चाहता था, बाल्कन को अपने आप में मिलाना चाहता था, ताकि उनका जो एरिया है वो एक्सटेंड हो सके। और इसी जो वॉर, इसी बीच में इन लोगों में काफ़ी युद्ध हुए, इन स्टेट्स में काफ़ी युद्ध हुए, और इसी जो युद्ध हुए थे, वो सीरीज़ ऑफ वॉर्स हुई थी, यही बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न बनी थी। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914। नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रीयवाद था, और जब इम्पीरियलिज्म के साथ ये मिला, मतलब जो एक तरफ जो मोनार्चीज़ थे या जो पावर में थे, ठीक है, उन्होंने अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाया, मतलब वो चाहते थे कि उनका जो इम्पीरियलिज्म है, मतलब जो इम्पीरियल है, वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में मिलकर एक पूरी तरह से यूरोप को डिज़ास्टर की तरफ ले गया 1914 में। बट मीन वाइल, इसी बीच में मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। लेकिन इसी बीच में जो यूरोपियन में 19th सेंचुरी में जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, और उन्होंने जितने भी बाकी कंट्रीज़ में जो कॉलोनाइजेशन किया था, वहाँ के लोग इस इम्पीरियलिज्म का, डोमिनेशन का विरोध करने लगे। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट एंड दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर्ड नेशनलिस्ट। अब जो एंटी इम्पीरियल यानी कि इन इम्पीरियल्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन चलाए गए थे, वो हर जगह डेवलप हो रहे थे, और उससे नेशनलिस्ट बढ़ते जा रहे थे, यानी कि राष्ट्रवाद ज़्यादा बढ़ रहा था, इन द सेंस दैट दे आर स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और वो सभी एक इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे कि उनका जो स्टेट है वो एक नेशन स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन सके, इम्पीरियलिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो सके, एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव national unity forged in confrontation with the imperialism। और वे सभी इंस्पायर थे, ठीक है, इंस्पायर थे किससे? सामूहिक यानी कि कलेक्टिव नेशन यूनिटी से, यानी कि समूह की भावना से, कलेक्टिव सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना से, जो पूरी तरह से इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट थी। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर रेप्लिकेटेड। अब जो यूरोपियन आइडियाज़ थे, जो राष्ट्रवाद के जो यूरोपीय विचार थे, वो दोबारा दोहराए नहीं गए, क्योंकि फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। क्योंकि लोगों के लिए हर जगह अपने जो राष्ट्रवाद के लिए यानी कि अपनी नेशनलिज्म के लिए उनके अपनी स्पेसिफिक वो अलग अलग वैरायटीज़ में बढ़ गए थे, या उनके अपने अलग विचार हो गए थे। बट द आइडिया दैट कि मतलब उनके विचार ये थे कि वो एक सामूहिक रूप से एक होंगे, मगर वो पूरी तरह से पहले क्या करेंगे? साम्राज्यवाद को ख़त्म करेंगे, इम्पीरियलिज्म को ख़त्म करेंगे। But the idea that societies should be organized into nation state came to be accepted as natural and universal। मगर जो ये विचार था, मतलब जो ये आइडियाज़ थे, ये क्या था कि समाज में राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट्स को गठित किया जाना चाहिए, और नेचुरल रूप से यानी कि स्वाभाविक रूप से हर जगह, और इसे नेचुरल रूप से और यूनिवर्सल रूप से इस नेशन स्टेट के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया था। Okay, so that's all for today. The chapter is over now. Thank you.